हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज 4 बजे के क्लास में मैं आप लोगों को 2 ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन के चक्कर में जो आंसर आपको लिखना चाहिए आप वो नहीं लिखते हो, दूसरा आंसर लिख देते हो। ये क्वेश्चन ये एक्चुअली में हिंदी में जो है लगभग सेम ही होता है, तो उसमें आपको जो है कंफ्यूज होते हो। जैसे कि यहाँ पे शिक्षण के चरण या अवस्थाएं, तो हिंदी में तो आपका शिक्षण के चरण लिखा हुआ है और एक ये हुआ और एक ये है शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग, और दूसरा आपका है स्टेजेस ऑफ टीचिंग बोलिए या फेजेस ऑफ टीचिंग बोलिए। इसमें कंफ्यूज होता है और स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब अवस्था पूछता है तो उसका लेवल लिख देते हैं, स्तर उसको हिंदी में बोलते हैं, स्तर लिख देते हैं, और जब स्तर पूछता है तो अवस्था लिख देते हैं। तो ये कंफ्यूजन अब बिल्कुल आपको एग्जाम में नहीं करना और ये क्वेश्चन 100% रहता है। लर्निंग एंड टीचिंग में तो रहेगा ही रहेगा। लर्निंग एंड टीचिंग के पार्ट से अगर देखें तो ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, यही सब 2-3 क्वेश्चन बनते हैं टीचिंग के पार्ट से। एक तो बनेगा कि आपका टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, इसके फेजेस एंड उसके बाद लेवल, यानी कि जो अवस्थाएं हैं वो, एंड उसके बाद जो स्तर होता है उसमें कुछ पढ़ाने के टाइम में टीचर जो है एक बच्चे के कौन से 3 स्तर से बच्चा जो है गुजरता है, ये 2 चीज़ों को जो है आपको क्लियर करना रहता है। तो यही चीज़ जो है आज मैं 4 बजे के क्लास में लेकर आई हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। इंपॉर्टेंट से ज़्यादा मैं बोलूँ तो कन्फ्यूजिंग है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में ना आने की वजह से उसका आंसर जो है जो होना चाहिए वो ना लिख करके जो नहीं होता है वो आप लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से कंफ्यूजन के चक्कर में। तो आज ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 2 है, एक है शिक्षण की अवस्थाएं, जो तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे अवस्थाएं करके ज़्यादा नहीं आता है, क्वेश्चन आता है शिक्षण के चरण। शिक्षण के चरण लिखिए, और एक आता है शिक्षण के स्तर। तो स्तर और चरण में क्या डिफरेंस है, यही आज हम करेंगे। एक्चुअली डिफरेंस हम नहीं करने वाले हैं, दोनों का आंसर अलग अलग हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। 4 बजे का क्लास तो बीएड के लिए है, आप जानते हो, आप सब अटेंड भी करते हो। इसके साथ साथ हम लोग जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, इसका बीएड फर्स्ट ईयर का पेड क्लास प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा आपका है बिहार बीएड एंट्रेंस, इसका पेड क्लास, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, इन सब का पेड क्लास हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप किसी का क्लास लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जो आपको नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया है, या तो आप उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके, या फिर आप कॉल करके सारा डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ हम लोग सीटेट का क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स जैसे ही एग्जाम देंगे उसके बाद उनको सीटेट की जरूरत पड़ेगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ सेकेंड ईयर में जाते जाते आप लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर दीजिए, कि जैसे ही आपका सेकेंड ईयर खत्म हो आप किसी भी वैकेंसीज का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाए। सिर्फ बीएड करने से आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, उसके साथ आपको सीटेट क्रैक करना होगा या टेट क्रैक करना होगा। तो इसलिए हम लोग सीटेट का क्लास भी बहुत जल्दी पेड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कब होगा, कैसे होगा, तो वो सारे इंफॉर्मेशन आप उस नंबर पे जो है व्हाट्सएप या कॉल करके ले सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और मैसेज करके उससे वहाँ से भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है एंड आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जो है शॉर्ट में आता है, 8 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन इसमें रहता है ये, तो इसको हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और अच्छे से करेंगे। देखिए, शिक्षण के चरण या अवस्थाएं की बात करें तो ये 3 इसके चरण होते हैं, प्री एक्टिव फेज और इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। एक बात मैं बता दूं, ये कभी कभी अलग अलग भी क्वेश्चन आता है। प्री एक्टिव फेज पे नोट्स लिखने को आ जाएगा, पूछेगा कि इंटरएक्टिव फेज क्या होता है, पोस्ट एक्टिव फेज क्या होता है। ये तीनों जो इसकी अवस्थाएं हैं इसको अलग अलग भी पूछता है। तो इसके बारे में जब आपको नॉलेज रहेगा तभी तो आप इसका आंसर दे पाओगे। तो चलिए, शिक्षण की प्रकृति पर विचार करने पर शिक्षण की अवस्था और उसकी प्रक्रिया तथा पक्षों पर स्वतः ध्यान जाता है। शिक्षण की अनेक अवस्थाएं हैं। देखिए, अवस्थाएं का यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, जिसको हम प्री एक्टिव फेज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्री एक्टिव फेज, और इसका हिंदी में बोलते हैं शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। ठीक है। एक्चुअली मेरे से आप पूछोगे ना तो याद करने के लिए मैं इसका ट्रिक आपके लिए एक लेकर आई हूं। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो।
अच्छा, वो ये जो आपका है फेज, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, ये होता है प्लानिंग फेज। ठीक है, ये कौन सा फेज है? प्लान करने वाला। इसमें हम लोग जो हमें पढ़ाने जाना है उसके बारे में सारी तैयारी करते हैं, उसके बारे में टीचिंग एड्स क्या होगा, कब कौन सी मैथोलॉजी यूज करेंगे, स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज के बारे में हमें कितनी जानकारी है, लेसन प्लान कैसे बनाएं, ये सारा जो चीज हम करते हैं ये पूर्व क्रिया अवस्था है। जैसे कि नाम ही है, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव फेज। तो इसमें हम ये सारी चीजें करते हैं। इसमें जो है आपको इसको नाम अगर याद करना होगा तो प्लानिंग फेज के नाम से याद कर सकते हो, जिसमें हम प्लान करते हैं, तो उससे आपको उसका डेफिनेशन क्लियर होगा। लेकिन आपको कहीं भी एग्जाम में आपको प्लानिंग फेज नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा कि प्री एक्टिव फेज क्या होता है, पूर्व क्रिया अवस्था क्या है, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था क्या है। तो इसके बारे में आइए थोड़ा हम बुकीज नॉलेज रखते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, इसमें हम प्लान करते हैं, जो हमें पढ़ाने जाना है क्लास में उसके बारे में सारी प्लानिंग इसी अवस्था में, इसी स्टेजेस में होती है। पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। ये योजना वाला जो है स्टेज है, और पढ़ाने की तैयारी करता है। इस अवस्था में सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। शिक्षण की क्रिया अवस्था को, शिक्षण की क्रिया अवस्था यानी एक्टिव फेज को शिक्षण नियोजन व्यवस्था कहते हैं। शिक्षण की इस अवस्था के अंतर्गत शिक्षण योजना का चयन करते हैं, उसका नियोजन करता है ताकि अभीष्ट उद्देश्य को वह प्राप्त कर सके। मतलब कि उस सारे प्लानिंग करता है कि किस तरह से जो शिक्षा के एक्चुअली में उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। इस समय शिक्षक को सुनियोजित तथा सफल बनाने के लिए चिंतन करता है, संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है और दूसरों से विचार विमर्श करता है। इसलिए इसे प्रयत्नात्मक या करने की अवस्था भी कहते हैं। यही प्लानिंग जो अवस्था है। समझ में आ गया? पूर्व क्रिया अवस्था, पूर्व क्रिया अवस्था अलग से भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं, थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करके, क्योंकि अगर ऐसे भी पूछेगा तो आपको 3 से 4 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा, ज़्यादा लंबा ये नहीं पूछता है। अलग अगर पूछेगा तो, अगर सिर्फ पूछ दे शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो आपको तो लिखना पड़ेगा। तो आप 5-6 लाइन तो ईजिली लिख सकते हो ना, जब पता रहेगा इसका। तो ये तो इसी तरह से आएगा। दूसरी इसकी जो अवस्था है उसको आइए देखते हैं। दूसरी अवस्था जो है हमारी है शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। जो हमने देखा ना इंटरएक्टिव स्टेज, वही है शिक्षण की इस अवस्था में। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको पढ़ने से पहले ही बता दूं कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हम क्लासरूम में चले जाते हैं। इसमें आप थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिए और अपने दिमाग में पिक्चर की तरह इसको याद कीजिए। हमारे क्लास में जाने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, वो पूर्व क्रिया अवस्था हुआ। क्लास में इस वाले अवस्था में हम क्लास के अंदर चले गए। अब हम क्लास के अंदर जा करके जो जो एक्टिविटी करते हैं वो इसके अंतर्गत आती है। कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं? हम सबसे पहले एंट्री लेते टाइम में ये देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट सही है या नहीं, बच्चे सही जगह पे बैठे हैं या नहीं। क्लास हैंडलिंग देखते हैं, क्लास मैनेजमेंट देखते हैं। उसके बाद से सारे बच्चों को एक झलक में देख लेते हैं, 1 मिनट उसमें लग जाता है। फिर हमें जो टॉपिक पढ़ाना है, जो हम प्लानिंग करके आए हैं, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, मीन्स इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमने प्लानिंग किया है उसको अब हम लागू करते हैं। तो यही जो है एक्टिव फेज है, जिसको हम इंटरएक्टिव स्टेज कहते हैं। शिक्षण की इस अवस्था में वे सभी व्यवहार क्रियाएं, वो वस्तुएं निहित होती है जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में करता है। ये सभी कार्य किसी को पढ़ाने या वांछित अनुभव प्रदान करते समय किए जाते हैं। इस अवस्था में शिक्षक तथा छात्र आमने सामने होते हैं। इसी अवस्था में शिक्षक उनके व्यूह यानी स्ट्रेटजी का उपयोग करता है, जो उन्होंने प्लानिंग करके आई है। वो वांछित व्यवहार में परिवर्तन के लिए वो पूर्व क्रिया अवस्था में नियोजित सभी उपयोगों का विनियोग कक्षा में करता है। जो उन्होंने पूर्व क्रिया अवस्था में जितने प्लानिंग की है सबको यहाँ पे विनियोग यानी कि इन्वेस्ट करता है। इसी अवस्था में शिक्षक तथा छात्र के मध्य अनेक अंतः क्रियाएं होती हैं। टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो ये आपको इंटरएक्टिव स्टेज समझ में आ गया। अब हमारा तीसरा देश समझिए, ये है हमारा पोस्ट एक्टिव टीचिंग। अब आप सोचोगे मैम जब हम पढ़ा ही लिए तो काम खत्म हो गया। नहीं, अब वो टीचर आप नहीं रह गए हो। अब आजकल के आप मॉडर्न टीचर हो, जिसमें हमारा काम जो है 3 भागों में बट जाता है। पहला काम
प्लानिंग का, दूसरा काम एग्जीक्यूशन यानी कि इम्प्लीमेंट, जो हम प्लान करते हैं वो हम क्लासरूम में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, और तीसरा काम हमारा हो जाता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का। हमने पढ़ा लिया वहीं पे हमारा काम खत्म नहीं होता है, हमें ये भी चेक करना है हमने जो पढ़ाया वो बच्चे को सही से समझ में आया या नहीं, बच्चे को कितना मिला और कितनी कमियां रह गई, ये सारी इवैल्यूएशन में आता है। और ये तीसरा फेज हमारा इवैल्यूएशन का फेज होता है जिसको हम पोस्ट एक्टिव स्टेजेस ऑफ टीचिंग कहते हैं। जब शिक्षक अपना कार्य समाप्त कर लेता है तब वह यह जानना चाहता है जो कुछ उसने पढ़ाया है उसका प्रभाव छात्रों पर क्या हुआ है, छात्रों में कौन से व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। शिक्षण की इस अवस्था में छात्रों की निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की निष्पत्ति अथवा वांछित परिवर्तन की जांच के लिए प्रश्नों द्वारा, ज्ञान तथा व्यवहारिक कार्य द्वारा कौशलों की जांच होती है। अब इवैल्यूएशन तो आप भी जानते हैं, या तो क्वेश्चन ओरली होता है, क्वेश्चन पूछ करके ओरली लेंगे, या फिर जो है रिटन टेस्ट लेंगे, जैसे भी मूल्यांकन करना है, हमें जांच करना है कि हमने जो पढ़ाया वो सही है या नहीं। तो ये तीसरा फेज है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि शिक्षण के चरण या अवस्थाएं कितनी हैं, 3 हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। ठीक है, अब हमारा जिस क्वेश्चन के साथ कंफ्यूजन होता है उस क्वेश्चन के को देखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड है ये क्वेश्चन, ये वो नहीं है इसलिए इसको मैं अलग कर दूं। शिक्षण के स्तर यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग, हमेशा याद रखिएगा शिक्षण के स्तर में ये 3 पार्ट आते हैं और शिक्षण की अवस्था या चरण में वो 3 आते हैं। ये 3 भी हैं, इसीलिए बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसके स्तर में 3 तरह के स्मृति स्तर है यानी मेमोरी लेवल। देखिए ये होता क्या है स्तर, मतलब जब टीचर टीचिंग करता है ना तो वो बच्चों को अच्छी तरीके से साइकोलॉजी उनकी समझता है कि उनका 3 स्टेज होता है। जब छोटे बच्चे एकदम होते हैं ना उनको हम समझा ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं, उनको हम जो है उनके मेमोरी पावर पर हम काम करते हैं, उनके स्मृति पावर पे काम करते हैं और उनको लर्न करने के लिए चीज़ें देते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही बच्चा थोड़ा सा ग्रोथ होता है जहाँ पे वो समझ सकता है तो वहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं। मतलब क्लास 4, 3rd, 4th से हम समझ जाएंगे कि अच्छा अब बच्चे का जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ से हम समझाना स्टार्ट करते हैं। तीसरा हमारा जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, जहाँ से बच्चा सोचने लगता है यानी चिंतन उसमें आता है। पहला देखिए है लर्न करना, रटना, दूसरा जो है समझना, एंड तीसरा जो है सोचना। मतलब जो चीज़ उसको पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में अब वो एनालिसिस करता है, सोचता है, उसके थॉट अपने डेवलप होते हैं, उसको और ज़्यादा सोच के डीपली जाता है। तो ये 3 स्तर पे जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। छोटे क्लास के बच्चे अलग, मिडिल के अलग, प्राइमरी के अलग, मिडिल के अलग एंड हायर के अलग। तो ये 3 स्तर से बच्चों के शिक्षण के स्तर को देखा जाता है। स्मृति स्तर क्या है? स्मृति स्तर वो आधार है जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर के एक स्मृति पक्ष को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। छोटे बच्चों में ये ज़्यादा चीज़ें होती है, ऐसे होने के लिए तो सभी में, हम में भी मेमोरी पावर है, हमारा भी मेमोरी लेवल है, लेकिन उनका जो है हम उस समय बेस जो बनाते हैं टीचिंग का, जो मतलब उसको ज्ञान देने का, वो हम उसके जो है स्मृति को ही बनाते हैं, स्मृति स्तर को यानी कि मेमोरी लेवल को, और उसी को आधार बनाकर, स्मृति पक्ष को आधार बना करके ही जो है हम उसको एजुकेशन देते हैं। यह बाल्य अवस्था में, शिशु अवस्था में प्रदान करवाई जाती है क्योंकि इसमें बालक का बौद्धिक विकास अपने शुरुआती दौर में होता है। जो मैंने आपको बताया वही इसको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ। चलिए सेकेंड नंबर है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब यहाँ से हमारे बच्चों की समझ स्टार्ट हो जाती है, तो अब समझाना भी है। बोध स्तर का शिक्षण, शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग का मध्य स्तर है। इसमें उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी बुद्धि विकासशील है। अब उनकी बुद्धि क्या है, ग्रोथ में आ चुकी है, ग्रोइंग हो रहा है। जिनका स्मृति स्तर के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, मतलब स्मृति स्तर वाला लेवल प्राप्त कर लिए तो अब समझ वाला स्टार्ट हो गया है। तत्पश्चात शिक्षण को बोध स्तर की ओर ले जाया जाता है। हमारा जो है इसमें क्या है, जिसमें छात्रों को रट कर याद करने के बजाय उन्हें प्रकरण के समस्त पहलुओं को बारीकी से समझाया जाता है, जिससे सभी प्रकरण यानी सभी टॉपिक के जो सभी पहलुओं को समझाया जाता है। ठीक है, जिससे उनका मस्तिष्क उस प्रकरण के पहलुओं को समझकर उनके मध्य के अंतरों को समझ सके। इसमें शिक्षक शिक्षण के दौरान प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है। ठीक है,
तीसरा हमारा जो है चिंतन स्तर है, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? इसमें बच्चे का अपना सोच डेवलप हो जाता है, हमने उसको समझा दिया है, अब वो अपने तरीके से सोच करके उसका जो है अलग से ही एक सॉल्यूशन निकाल लेता है। यह शिक्षण के स्तर लेवल ऑफ टीचिंग का आखिरी हिस्सा है। इसमें मुख्यतः उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनका स्मृति स्तर और बौद्धिक स्तर यानी समझ दोनों का विकास हो चुका है। चिंतन स्तर का शिक्षण छात्रों को चिंतन करने में उनकी सहायता करता है, सोचने में। तो ये 3 है। मेमोरी लेवल, जिसको हम बोलते हैं, इसमें बच्चे का सोच जो है, जो थॉट होता है वो बहुत ही कम होता है, बस रटने में। मेमोरी पे हम लोग भी फोकस करके उनको शिक्षा देते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, सोच थोड़ा सा थॉटफुल होता है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल यानी मोस्ट थॉटफुल हो जाता है, और इसमें बच्चे जो हैं खुद से अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो एलिजिबल होते हैं निकालने के लिए। तो आज का हमारा जो क्लास है आप लोगों का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 100% मैं बोल रही हूँ, आपका लर्निंग एंड टीचिंग में 100% रहेगा। कोई मेथड पेपर में भी रह सकता है, क्योंकि ये बीएड का पार्ट है। और जैसे बीएड का मतलब ही क्या हुआ? पढ़ाना, टीचिंग आपको पढ़ाना है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो टीचिंग के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये चीज़ें तो आपका जानना ज़रूरी है। आप इस सारे दौर से गुजरोगे आगे जा कर के, या फिर गुजर रहे हो। जब आपका ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है तभी से आप गुजरना स्टार्ट कर देते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी भी पड़ती है। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया हो और इसको आप अच्छे से करेंगे और इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। फिर मिलूंगी आपसे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो 100% एग्जाम में रहेगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।